जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में उन्होंने बताया है हमें, और इसको ये इशू है कि इनको ना रट्टा मारना है बेसिकली। चलें, फ़िलहाल मैं जो बेसिक सा मैंने याद किया कुछ, वो ये है कि लाइक एक सल्फ़र ग्रुप्स थे। सल्फ़र ग्रुप्स एक तरह का खज़ाना है। तो एक बंदे को, लोगों को शक हुआ कि इस बंदे ने ये चोरी की है, तो उसको उठाकर शहर से बाहर फेंक दिया, बाहर थ्रो कर दिया। तो वो थ्रियोनीन था, ठीक है? और थ्रियोनीन को बाद में जब तलाशी ली गई तो पता चला कि नहीं यार, इसके पास तो सल्फ़र नहीं है। तो थ्रियोनीन के पास सल्फ़र नहीं है, जबकि असल में जो खज़ाना चुराया था वो सिस्टर मेथियोनिन ने था। सिस्टर मेथियोनिन में सिस्टीन है और मेथियोनिन है, सही है? उसके अलावा ये था कि एक और बंदा था कि उसने भी इस वाक़ये के बाद भी एक बंदा था, उसने चुराने की कोशिश की, वो लाइसीन था। और लाइसीन को जब लेकिन वो पकड़ा गया इससे पहले कि वो चोरी करता, और इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कूटा, और इसको क्या कहते हैं, पत्थर भी मारे। तो ये लाइसीन जो था ये कीटोजेनिक है, कूटा से कीटोजेनिक है, और दूसरा पत्थरों से ये स्टोन्स के साथ रिलेटेड है। तो रीनल स्टोन्स के साथ लाइसीन है, और अपने पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड लाइसीन है। जो थ्रियोनीन है इसको फेंका था, लेकिन इसके पास सल्फर नहीं मिला। तो ठीक है, इधर को ये थ्रियोनीन डज़ नॉट कंटेन सल्फर ग्रुप, और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन है और मेथियोनीन है, ठीक है? तो बाकी आपने कुछ अपने हिसाब से याद कर लेने हैं। असल नहीं है, इसमें टाइम की कमी की वजह से ये इस तरह हमने डिस्कस किया है। वैसे तो बेहतर तरीका है कि आप सारे को एक दफ़ा देखो। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं। डिलेड वाउंड हीलिंग में हमें पता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मसला होता है। कोलेजन 1 सही नहीं बनती, जो कि डिलेड वाउंड हीलिंग करवाता है। अच्छा, ये हम लोगों ने हिस्टोलॉजी में अच्छे से देखा है। अब हमारे पास विटामिन्स आ जाते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कॉर्नियल डीजनरेशन होती है, बिटोर स्पॉट्स। विटामिन ए जो है ना, ये एक तरह से म्यूकोज कुछ स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, और आइज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा टेस्टीज़ में ये स्पर्म्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो होता ये है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो स्किन में आपको देखोगे, जब मतलब एक्सेस हो तो खराबी आ जाती है ना। जब एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो तो स्किन की क्या होता है कि ड्राइनेस होती है, पीलिंग होती है, हेयर लॉस होता है, तो ये कुछ फीचर्स आते हैं। और अगर आँखों में जो असरात आते हैं उसमें एक है कॉर्नियल डीजनरेशन और बिटर स्पॉट्स का बनना, और नाइट ब्लाइंडनेस होना, सही है? और अगर आप टेस्टिस में ये इश्यू आता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसमें इसका रोल होता है। तो अगर जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज़ कर सकता है, सही है? विटामिन बी 1 जो है, आपको थायमीन इसका पता है। इसके ज़्यादातर सिनेरियोज़ में ना वो अल्कोहलिक का ज़िक्र करेगा कि लाइक अल्कोहलिक लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये वन की कोर्साकॉफ सिंड्रोम आपको पता है कि करवाता है। इसमें बेरी-बेरी कहते हैं, 2 तरह का बेरी-बेरी करवाता है, ड्राई बेरी-बेरी, वेट बेरी-बेरी। ड्राई बेरी-बेरी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी और मसल वेस्टिंग होगी। अल्कोहलिक्स में आपको ऐसे मिल सकते हैं। और जो वेट बेरी-बेरी है, इसमें हाई कार्डियक आउटपुट होगी। मतलब कहते हैं कि जो हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट हम लोगों ने देखी है ना, वो वेट बेरी-बेरी में देखी है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें ना अनीमिया आई गेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब उसको कंपेंसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया जाता है ना, तो वेट बेरी-बेरी आ जाएगा। फिर अपने पास विटामिन बी 2 आएगा, राइबोफ्लेविन। तो इसमें ये राइबो से लाइक रब से, तो इसमें बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा था एक बंदा, ठीक है? तो दुआ करने की वजह से उसके तो मुँह से दुआ कर रहा था, तो उसकी वजह से चिलोसिस होगी उसके, ठीक है? और दूसरा उसकी रो रहा था, तो उसकी वजह से कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होगी। तो अगर सिनेरियो में चिलोसिस और कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन आए ना, तो आपने राइबोफ्लेविन काज़ है। और विटामिन बी 3 जो है, नायासिन, ये तो बहुत ईज़ी है, प्लेगरा के साथ एसोसिएटेड है, प्लेगरा काज़ करवाता है। 3 डीज़ हैं, डायरिया है, डिमेंशिया है और डर्माटाइटिस है, सही है?
फिर अपने पास विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड आ जाता है। इसके लिए जो आते हैं ना सवाल, वो आता है कि कोएंजाइम ए बनाने में इसका मेजर रोल है। और कोएंजाइम ए क्या करता है कि ये मुख्तलिफ लोग चीज़ों को ना एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करता है। सही है, कोएंजाइम ए डिलीवर करता है। तो पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए को बनाता है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर अपने पास आ जाता है विटामिन बी6, जो कि हम टीबी पेशेंट्स को देते हैं आइसोनियाजिड के साथ। सही है। और बी6 के ये जो रोल्स लिखे हैं, इनके अलावा एक और ये है कि ये एएसटी और एएलटी में बनाने में मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। तो होता ये है कि बाज़ औक़ात यूँ हो सकता है कि एक बंदे को विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी हो और बाद में किसी वजह से उसके लिवर का मसला बना। अब लिवर के मसले की वजह से एएसटी, एआरडी रेज़्ड होते हैं, लेकिन इसके इतने ज़्यादा रेज़ नहीं हो रहे। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि इसमें एएसटी, एएलडी इतने अच्छे बन ही नहीं रहे थे। तो विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी से ये होता है। सही है। बायोटिन में वो ना कहते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में इसका रोल है। वैसे तो जो मैंने सर्च किया वो उसमें पढ़ा वो यही है कि फैटी एसिड कार्बोक्सिलेशन में रोल है, लेकिन खैर चले विटामिन एसिड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में रोल है। और वो आगे एमसीक्यूज हम आएंगे तो देखेंगे, उसमें कहता है कि ज़्यादा फैटी मील हो तो आपको बायोटिन साथ में लेनी चाहिए ज़रूर। वो हम देखेंगे सारे एमसीक्यूज। अच्छा, बल्कि वो भी देखता बता देता हूँ आपको कि वो कहता है अगर आप देखें देखिए जो तरतीब मुझे याद है, हम लोग ये जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डिस्कस करते हैं, तो मोस्टली हम लोग कार्ब्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर प्रोटीन्स को करते हैं और फिर फैट्स को करते हैं। ठीक है। इनकी कैलोरीज की बात की जाए ना, तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 4 किलो कैलोरीज देता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज देता है और 1 ग्राम जो फैट है वो 9 किलो कैलोरीज देता है। तो इसमें हम लोगों ने इसी तरतीब को याद रखते हुए विटामिन्स को भी याद रखना है कि जब कार्ब अगर कोई डाइट में ज़्यादा ले रहा है तो उसके लिए विटामिन बी1 ज़रूरी है, 1। प्रोटीन्स के साथ बी2 राइबोफ्लेविन ज़रूरी है और फैट्स के साथ ना बी7 है। ठीक है। तो बायोटीन तो 1 to 7 सही है। अम, बाकी फोलेट और कोबाला ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे। विटामिन सी अभी अपने पास आगे लिपिड सोल्युबल विटामिन, इनमें विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वे होता है और ये कोलेजन सिंथेसिस में इसका रोल है। हम लोग हिस्टोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़ के आए हैं कि नेसेसिटी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन इन प्रोकोलेजन। विटामिन डी आपको इसका रोल पता है। इसमें एक बात आप ज़रा ध्यान दें कि जो 25 हाइड्रोक्सी होती है ना, ये फॉर्म, ये स्टोरेज फॉर्म है। अगर आपने चेक करना हो किसी बंदे में विटामिन डी के लेवल्स को, तो आपने ये चेक करते हैं जो हम टेस्ट करवाते हैं ना, ये स्टोरेज फॉर्म है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर बच्चों में ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से रिकेट्स होता है, बोइंग ऑफ लेग्स होती है और 100 तरह के मसले आते हैं। और अगर बड़ों में हो तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। बाकी विटामिन ई जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वो वल्नरेबल हो जाते हैं सेल्स, जिस तरह आपको आइडिया है। विटामिन के कोएगुलेशन के साथ रिलेटेड है। 1972 हम लोग इसको डिस्कस करके आए थे किसमें, हीमाटोलॉजी में। उसमें हमने कहा था कि 1972 ये सारे 1, 2, 9, 7, 2 ये बनाता है, साथ में प्रोटीन सी और एस बनाता है। अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसमें आ गया विटामिन ए, ये रेटिनॉल फॉर्म होती है। विटामिन ए से ड्राई स्किन होती है। और एक जगह एमसीक्यू था कि इससे जॉन्डिस भी होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन जो ए है ना, ये लिवर में स्टोर होता है और ज़्यादा होगा तो हिपैटोटॉक्सिक है, तो एज अ रिजल्ट जॉन्डिस काज करवा सकता है। और एक और एमसीक्यू ये आया था कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हाइपर विटामिनसिस हो तो उसकी वजह वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ये सारे
पास्ट एमसीक्यूज हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर विटामिन ए डाइटरी एनालिसिस, इसमें ये है कि अगर आपने किसी कम्युनिटी के पे आपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को या मतलब उसकी नॉर्मल डिलीवरी को चेक करना है, तो उसका एक आसान तरीका है कि आप उनकी डाइटरी हैबिट्स पूछो कि वो लोग क्या-क्या खाते हैं। तो उससे फिर आप एक ईज़िली कॉस्ट इफेक्टिव आप ना डाइटरी एनालिसिस ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप उनमें मुख्तलिफ टेस्ट करवाओ, वो ज़्यादा मुश्किल है इतनी बड़ी कम्युनिटी के लेवल पे। तो समझ रहे हैं बात को? रोल ऑफ विटामिन ए क्या है कि ये इंटेग्रिटी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम में इसका रोल है, और मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। फिर अर्लीस्ट साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कंजंक्टिवल सिरोसिस है, मतलब जो कंजंक्टिवा है, जो ये अपने पास वाइट मतलब जो कंजंक्टिवा आप समझते हैं, तो उसकी ड्राइनेस हो जाती है। वो भी नाइट ब्लाइंडनेस भी ऑप्शन में था, लेकिन वो सिम्पटम है, वो पेशेंट बताएगा ना, साइन नहीं है। विटामिन बी के मुतालिक कुछ सवालात हैं। बी सारे 1 टू 12 जितने भी विटामिन्स हैं उनके बारे में है कि विच कोफैक्टर ए के लिए कौन चाहिए, पैंटोथेनिक एसिड, और प्लेग्रा के साथ नायासिन एसोसिएटेड है। एएसटी एएलटी बनाने में विटामिन बी 6 इम्पोर्टेंट है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस प्लेग्रा को कहते हैं। नायसिन के साथ एसोसिएटेड है एएलटी, एएलटी, और जो ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज है ना, ये एएसटी का पुराना नाम है, ठीक है। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज का पुराना नाम है। तो एएसटी एएलटी के लिए विटामिन बी 6 हमें चाहिए, और कोफैक्टर इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन में आपको बताया बायोटिन बी 7 हमें चाहिए। चिलोसिस हो, साथ में कहा था कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो, तो रब से दुआ करते राइबोफ्लेविन। चिलोसिस हो, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हो, तो राइबोफ्लेविन। अच्छा, एक एमसीक्यू है उसमें चिलोसिस आया, स्केली डर्माटाइटिस आया, जिंजिवाइटिस आया, तो इसमें भी राइबोफ्लेविन ही काज था। बेरी आपको इल्म है थायामीन की वजह से, प्लेग्रा नायासिन, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी अल्कोहलिक पेशेंट में थायमीन डेफिशिएंसी, ड्राई बेरी, ट्रांस अमाइनेशन ऑफ एएसटी एएलटी, तो विटामिन बी 6 करवाता है, और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होमोसिस्टिन्यूरिया होता है। ये हम लोगों ने हिमाटोलॉजी में डिस्कस किया था कि विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 फोलिक एसिड और ये कोबालामिन, इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा, और जो मेथियोनिन है वो सिर्फ बी 12 की डेफिशिएंसी में ज़्यादा होगा। होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होता है बी 12 की डेफिशिएंसी में, थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी कम होती है। ये आपको मैं समझाऊं तो देखें, अपने पास एक पाथवे होता है पी 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 पी, ठीक है, इसको कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये यूं है कि एक पाथवे है जिससे ना हम ग्लूकोज इस्तेमाल करके NADPH बनाते हैं, और दूसरा हम बनाते हैं राइबोज 5, और दूसरा हम बनाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट। तो अब ये दोनों चीज़ें, जो NADPH है ये एंटीऑक्सीडेंट है, और राइबोज 5 फॉस्फेट ये डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो अब सीन ये है कि इसके ना दो फेजेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसके अंदर एक बड़ा अहम एंजाइम है अपने पास G6PD, G6PD, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव है उसके लिए हमारे पास एक बहुत उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है अपने पास, ये ट्रांसकीटोलेज, ये ट्रांसकीटोलेज, सही है, वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसकीटोलेज। अब होता ये है कि G6 की डेफिशिएंसी हो तब भी ये वाला पाथवे इफेक्ट होता है, और अगर विटामिन बी 1 चाहिए होता है इस ट्रांसकीटोलेज को, सही है, बी 1 की डेफिशिएंसी हो तब भी ये वाला पाथवे इफेक्ट होता है। एज अ रिजल्ट फिर जो सिम्टम्स आपको पता है, फिर ये आपको ना डीएनए सही से बन रहा होगा और ना ही एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहे होंगे, सेल में जो आरबीसीज है उनकी होमोलिसिस भी ज़्यादा होगी, सही है ना। आरबीसीज के लिए वाला पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सही है ना? क्योंकि आरबीसीज़ ने एनर्जी उन्होंने उन्होंने ना एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं उनको। वो इस पाथवे के थ्रू बनाते हैं ग्लूकोज़ को लेके। अच्छा ख़ैर द हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट बेरी-बेरी में रिकॉर्ड हुई है, ये वाली वही बात आ गई। और फिर अपने पास आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइट मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी हम लोग लेवल ऑफ विटामिन डी चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। और लैब मेजरमेंट में यही इस्तेमाल करते हैं। एक बंदे को क्रोनिक रीनल फेलियर है जिसकी वजह से उसकी कैल्शियम का लेवल कम हो गया है और उसका फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो इसके बाद आप कौन सा टेस्ट कराना चाहोगे? तो ये 25 हाइड्रोक्सी डी लिखा हुआ है। तो ठीक है, मतलब असल में अब इसको कन्वर्ट करना होता है किडनी ने, इन 125 हाइड्रोक्सिल टी बनाना होता है। तो वो बनेगा तभी कैल्शियम बचेगा और फॉस्फेट कम होगा। तो खैर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी कोड लिवर ऑयल में बड़ा ज़्यादा होता है ये। और दूसरा फैटी फिशेस में बहुत ज़्यादा होता है विटामिन डी। जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है उसमें तमाम जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स हैं इंक्लूडिंग विटामिन डी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। चाइल्ड केम टू ओपीडी विद बोइंग ऑफ लेग्स, रिकेट्स का पेशेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर अडल्ट्स में कमी हो तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन सी एंड ई बोन रीजनरेशन के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। बोन जो विटामिन सी है ये कोलेजन बनाता है ना, तो कोलेजन बनेगी फिर आगे बोन बनेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन विटामिन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वे होता है। अगर गम्स हाइपरट्रोफी ब्लीडिंग हो। फिशरमैन पेशेंट, फिशरमैन असल में ना ये लोग ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, फल फ्रूट इतने नहीं, सब्जियां इतने नहीं खाते, ज्यादातर ये चावल और मछलियां खाते हैं ना, तो इनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी गई है। और इसकी वजह से ये विटामिन सी आंसर बनता है। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ओनली फिश खाता है, मीट खाता है, फ्रूट्स नहीं खाता, उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिशरमैन है, ये फीचर्स के साथ आया है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। एक पेशेंट है प्रोलॉन्ग्ड उसका पीटी एपीटीटी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट और एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री भी है। अब हमारे पास विटामिन के जो है ना वो गट बैक्टीरिया बनाते हैं, सही है। तो मतलब एक तो डाइट में ले रहे हैं, दूसरा गट बैक्टीरिया भी बनाते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करो तो उसकी वजह से गट बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और विटामिन के की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अक्सर एमसीक्यू आता है कि एंटीबायोटिक ली है कुछ अरसा और उसके बाद अब डीरेंज्ड है अपनी क्लोटिंग प्रोफाइल, तो विटामिन के काज हो सकता है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो एंटीबायोटिक्स काफ़ी लेती रही है और अब जब उसका बेबी हुआ है तो उसको जॉन्डिस भी है, ईज़ी ब्रूसिबिलिटी भी है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह ये है कि एक तो जो बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न होता है, उसमें विटामिन वैसे ही नहीं इतना बन रहा होता क्योंकि उसमें गट फ्लोरा नहीं होता है ना अभी। तो विटामिन वैसे नहीं उसमें इतना बन रहा होता, उसकी डाइट में भी इतना, जो मदर मिल्क है उसमें भी विटामिन इतना मतलब ज़्यादा नहीं होता विटामिन के, माँ से भी इतना ज़्यादा नहीं आता विटामिन के, तो बच्चे पहले ही प्रोन होते हैं ना विटामिन के की डेफिशिएंसी का। इसीलिए हम लोग जैसी डिलीवरी होती है बच्चे को हम लोग विटामिन के का एक इंजेक्शन लगाते हैं आईएम। तो अब मदर अगर एंटीबायोटिक्स ले रही हो ना प्रेगनेंसी में तो उसके इट्सेल्फ उसका अपना विटामिन के कम हो जाता है और फिर उसने बच्चे को पहले ही कम डिलीवर करना था तो अब मजीद कम डिलीवर करेगी और ऐसा बच्चा ज़्यादा प्रोन है ना इन क्लोटिंग डिसऑर्डर्स के। फिर अपने पास आ गया प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी है जिसको ये सारे मसले हैं और उसकी हिस्ट्री है, माँ ने एंटीबायोटिक्स ली थी तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है। डायबिटिक पेशेंट्स में हम कौन से कार्ब्स इस्तेमाल करते हैं? हम होल व्हीट इस्तेमाल करते हैं। होल व्हीट जो होती है ना ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और इनको टाइम लगता है रिलीज एनर्जी तेज होने में ना, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बेहतर है। असेसमेंट ऑफ बेसल न्यूट्रिशन स्टेटस करना हो किसी बंदे का तो आपको दो टेस्ट, सीरम एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन्स का बताएगा और दूसरा आयरन, ये दो आपने लाजमी करवाने होते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पर्सन आफ्टर वेट इज सीरम एल्ब्यूमिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। किसी आप डाइट्रिशियन ने एडवाइस देनी है विटामिन के हवाले से तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो वो कहेगा कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें। और जो लिपिड्स हैं वो ज़्यादातर कार्बन्स बने होते हैं, आपको पता है लिपिड्स लॉन्ग चेन होती हैं कार्बन्स की, सही है, साथ में उनके, सही है, इस तरह। और बाकी साइड्स पे लाइक
एच जुड़े होते हैं, सही है। और ये ऑलमोस्ट एक, ठीक है, स्ट्रक्चर है एक फैटी एसिड का। फिर अपने पास आ जाता है एक लिपिड का। फिर अपने पास आ जाता है, अब इफ पर्सन टेक्स प्रोटीन इन डाइट, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक रिबोफ्लाविन। ये मैं आपको पहले बता दिया था कि अगर वो बंदा कार्ब्स लेगा डाइट में तो 1, प्रोटीन्स लेगा ज़्यादा डाइट में तो 2, और फैट्स ज़्यादा लेगा तो 7। मिनरल्स नॉट फाउंड और मिनरल्स विद लो बायो अवेलेबिलिटी ट्यूबर्स में होते हैं। ट्यूबर्स मतलब जिस तरह ये आलू वगैरह ना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इसमें ये होता है कि इनमें मिनरल्स इतने होते नहीं है। अव्वल तो होते कम है, और जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं कि हम उन्हें नहीं अब्जॉर्ब कर पाते। तो एज अ रिजल्ट ये पुअर सोर्स है मिनरल्स का, सही है। मोस्ट इफेक्टिव फैटी एसिड इन बॉडी, सॉरी मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड लिनोलेइक एसिड है, एक और होता है लिनोलेनिक एसिड। और न्यूट्रलाइजेशन की बात किया तो सोडियम के साथ क्लोराइड आता है NaCl, और पोटेशियम बाइकार्ब होता है HCO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये लाइक बॉडी के अंदर बात हो रही है। इस तरह अमाइनो एसिड्स की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको रट्टा मानना पड़ेगा। एक इसमें नया आता है, जो हिस्टोन्स होती हैं वो आर्जिनिन है और लाइसिन, ये हिस्टोन्स है, सही है। थ्रियोनीन है वो सल्फर ग्रुप नहीं रखता, उसको फेंका था, शक था उस पे, लेकिन बाद में तलाशी पे नहीं मिला सल्फर। सल्फर किसने असल चोरी किया था? सिस्टर मैथ्योनीन ने, सिस्टीन ने और मैथ्योनीन ने। और लाइसिन ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसको अच्छा खासा कूटा था, और उसको पत्थर भी मारे थे, तो वो कीटोजेनिक है और रीनल स्टोन्स बनाता है, सही है। अच्छा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो सारे हो गए। हिस्टोन्स आप समझते हैं, जो अपने पास क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको जो मतलब DNA होता है, उनको क्रोमोसोम्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। प्रोटीन के साथ को बाइंड कर करके ना हिस्टोन्स उनको कहते हैं, उन प्रोटीन्स को हिस्टोन्स कहते हैं। तो वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, और जो अपने पास DNA है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर अच्छी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो वो आर्जिनिन है और लाइसिन है। ये आपने याद रखना है। लाइसिन का एक और काम आ गया कि ये हिस्टोन्स बनाता है, हिस्टोन्स एंड सॉरी। अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ये ना अमाइनो ग्रुप देते हैं मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस में ना, ये अमाइनो ग्रुप देता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट मतलब ग्लू, ये तोड़ के साथ दूसरे ने, अब खुद की कुर्बानी दे के ना दूसरे अमाइनो एसिड की साथ ग्लू कर देता है अमाइनो ग्रुप को। तो याद रह जाएगा कि अल्फा अमाइनो ग्रुप। अच्छा, एसेंशियल फैटी एसिड्स अपने पास लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है। मेजर सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सोयाबीन ऑयल है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें मतलब ये तो आप समझते हैं ना, जिसमें मतलब सारी बॉन्ड सिंगल ना हो, डबल बॉन्ड्स भी हों। और सैचुरेटेड होते हैं जिनमें सारी बॉन्ड सिंगल हो, मजीद अब कोई जगह नहीं है, फुली सैचुरेशन है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये ऑयल्स होते हैं अपने पास, और सैचुरेटेड जो है ये घी वगैरह होते हैं। तो सोयाबीन ऑयल जो है ये एक मेजर सोर्स है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अपने पास एक आता है बंदा के, मैं सोच रहा हूँ इसे ख़त्म कर लेते हैं एक ही बारी में, बल्कि नहीं,